हेलो बच्चों, तो ये भी क्लास हमारा जेई एडवांस के बच्चों के लिए ही डेडिकेटेड है बेटा। तो अभी प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे और लास्ट में 3 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिए थे। उसको आप लोग किए होंगे। उसके बाद उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इसका स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से, जिससे हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ा रहे बेटा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक रिजिड रॉड है और ये रिजिड रॉड इस पॉइंट पे बेटा हिंज है, और इसी के ये रिजिड रॉड क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई कर रहा है, यानी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ बेटा, और इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड या अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। इसका लेंथ बेटा 4 मीटर है और मास मास इस रॉड का मास बेटा 3 kg है। इस पे फोर्स लगे हैं, जैसे यहाँ पे 8 न्यूटन हिंज से 1 मीटर की दूरी पे, और यहाँ पे इंड एकदम इन रॉड के इंड पे बेटा ये 60 न्यूटन है, जो यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास है, और ये ऐसे इस एक्सिस के ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। ओमेगा कितना है? 3 के पावर 1/4 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या है? रॉड लाई इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड फ्री टू रोटेट about vertical axis यहाँ पे जो प्लेन है बेटा लाई आने स्मूथ है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस पासेस थ्रू हिंज पॉइंट। जो हिंज से पास कर रहा है बेटा, क्या करना है? फाइंड रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय हिंज सपोर्ट ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो रिजिड रॉड है ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहा है और वर्टिकल एक्सिस पे ऐसे रोटेट करने के लिए बेटा फ्री है। तो हमें पूछा जा रहा है कि इस हिंज द्वारा इस रॉड पे जो रिएक्शन फोर्स है उसी को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, तुम लोग खुद से ट्राई करो एक बार, फिर उसके बाद ही सोल्यूशन देखना। तो यहाँ पे रॉड था और ये हिंज है। यहाँ पे एक फोर्स है, कितने न्यूटन का है बेटा? 16 न्यूटन, और एंगल 30। तो अगर इसको तोड़े वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा? 8√3 न्यूटन cos 30। यहाँ पे 8 न्यूटन, यहाँ पे 8 न्यूटन फोर्स है बेटा। ये सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है, मास ऑफ रॉड दिया हुआ है 1 मीटर है। ये सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। पूरा लेंथ कितना है? 4 मीटर है। तो यहाँ पे अगर हम इस सेंटर ऑफ मास का बेटा अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लें तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस हिंज सपोर्ट पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं,
अगर सपोज करो यहाँ पे दो डायरेक्शन ले लेते हैं, एक R1 इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, एक R2 इस डायरेक्शन में, यानी दो ये रिएक्शन फोर्स है जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसके द्वारा लगाया जा रहा है बेटा, हिंज सपोर्ट द्वारा लगाया जा रहा है, और इन्हीं दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, पहले इस सेंटर ऑफ मास पे दो एक्सेलरेशन होंगे बेटा, एक टेंडेंशियल जो अल्फा की वजह से आएगा और एक क्या हो जाएगा, रेडियल। अगर इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जाए तो आराम से F बराबर m में लगा के हम लोग क्या कर लेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग रिएक्शन फोर्स को आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे, टॉर्क, और टॉर्क ऑन द रॉड इस हिंज पॉइंट के अलॉन्ग कितना लग रहा है बेटा, तो यहाँ पे एक फोर्स है 8 न्यूटन ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई बाई 4। अब यहाँ जो एलॉन्ग द रॉड फोर्स है बेटा वो क्या कर रहा है, इसी एक्सिस से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, 8 × 1 यानी टाउ कितना हो गया बेटा, 24 न्यूटन मीटर। ये टार्क आ गया। और टार्क इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, टार्क इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं बेटा, आई अल्फा। यहाँ पे आई कितना होगा, तो टार्क कितना है 24, आई ऑफ द रॉड इस पॉइंट के अलॉन्ग, तो ml स्क्वायर बाई 3 होगा बेटा। तो m कितना है 3 kg, l कितना है 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ये हो गया i, और यहाँ पे अल्फा, ये 3 से 3 कट गया 16, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे ही यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा कितना दिया हुआ है 3⁴ अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इस पॉइंट का टेंडेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो टेंडेंशियल एक्सेलरेशन पहले लिखते हैं AT टेंडेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, यही क्या है, सेंटर ऑफ मास है, यानी सेंटर ऑफ मास का टेंडेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, R अल्फा, अल्फा कितना है 3/2, R यहाँ से डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है, 2 से 2 कट गया, और ये कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर रेडियल एक्सेलरेशन की बात करें, ए वाला एक्सेलरेशन बेटा कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर R, ओमेगा कितना है 3⁴ का स्क्वायर हो गया, और कितना है बेटा R कितना है 2 मीटर, यानी ए रेडियल कितना आ गया बेटा 2√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें दोनों एक्सेलरेशन पता चल गया बेटा, दोनों एक्सेलरेशन जैसे ही हम लोग को पता चल गया, हम लोग क्या लिख लेंगे, x डायरेक्शन में इक्वेशन लिख लेंगे फोर्स का, और y डायरेक्शन में, और वहां से f की R1 R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले R1 कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो R1 इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, R1 - 8√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में x डायरेक्शन में क्या, मास टाइम एक्सेलरेशन, मास कितना 3 kg, एक्सेलरेशन ये रेडियल एक्सेलरेशन है, तो क्या हो जाएगा 2√3। यहाँ से R1 कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 6√3 और प्लस 14√3 न्यूटन, क्या आ गया R1। अब R2 कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, अब टार्क इसी डायरेक्शन में, यानी फोर्स ये वाला ज्यादा होगा, तो यहाँ पे R2 उसी डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में 8 न्यूटन। ये नेट फोर्स जो y डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन तो मास टाइम एक्सेलरेशन, मास m 3 kg है, और at की वैल्यू कितनी है बेटा 3। अब 8 से 8 कट जाएगा, R2 की वैल्यू कितना आ गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा ये R1 R2 पता चल गया, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा R1 और R2 का वो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा बेटा, वो इसी के बीच में होगा, और ये किसके बराबर होगा,
आर के बराबर होगा, आर किसके बराबर होगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर का अंदर रूट ले लेंगे तो यही क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा। जो कौन लगा रहा है बेटा, जो लगा रहा है हिंज, हिंज लगा रहा है किस पे बेटा, इस पूरे रॉड पे। इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब आते हैं जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया था। हम लोग कौन कौन से 3 क्वेश्चन थे, यही तीनों क्वेश्चन है बेटा। पहला क्वेश्चन था कि जो रॉड है बेटा, रॉड का क्या था, ऐसे हॉरिजेंटल एक्सिस पे है और ये ऐसे इस एक्सिस के, यानी ये हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करने के लिए फ्री है। और कह रहा है कि जब ये यहाँ से रिलीज किया जाता है इस सिस्टम को, कह रहा है ओमेगा फाइंड करो जब ये कितना एक्सिस, कितना एंगल मूव करता है बेटा, 30 डिग्री मूव करता है। और कह रहा है कि फोर्स अप्लाइड बाय हिंज सपोर्ट ऑन द रॉड, और इस हिंज सपोर्ट से उसी जब 30 डिग्री रोटेट किया उसी स्थिति में क्या करें, हिंज सपोर्ट से फोर्स कैलकुलेट करें। दूसरा क्या कर रहा है, व्हाट इज द रिजल्टेंट, अगर कोई इस टिप पे कोई डीएम मास लिया जाए तो ये हमें कैलकुलेट करना है नेट फोर्स ऑन द डीएम मास, यानी डीएम मास पे जो इस पूरा जो नेट फोर्स वर्क कर रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था बेटा, एक रॉड था और रॉड यहाँ पे हिंज है और ये हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग वर्टिकली मोशन करने के लिए फ्री है बेटा। और इसका लेंथ कितना है, L है, और मास कितना है, मास M है। अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ से रिलीज करेंगे जैसे ही, तो ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा बेटा। तो पहले ही क्या पूछा जा रहा है, इसका क्या पूछा जा रहा है, एंगुलर स्पीड वेलोसिटी पूछा जा रहा है। जब ये रॉड बेटा कितना रोटेट कर रहा है, जब ये रॉड कितना रोटेट कर रहा है, 30 डिग्री, यानी ये रॉड यहाँ पे आ जाएगा। कुछ टाइम बाद ये रोटेट करके रॉड बेटा यहाँ पे आ जाएगा, और ये एंगल, अगर ये हिंज है तो अब यहाँ पे कितना रोटेट किया बेटा, अगर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब यहाँ इसका अगर सेंटर ऑफ मास रहा होगा बेटा, सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे रहेगा, L/2 पे रहेगा, यानी यहाँ से ये यहाँ है सेंटर ऑफ मास। अगर लेंथ की बात करें तो कितना, अगर ये क्या है, L/2 है बेटा, तो कितना डिस्टेंस किया, L/4, ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे मान लेते हैं, इस लेवल पे मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, रॉड का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि रिलीज किया गया है रेस्ट से, यानी यहाँ पे ओमेगा भी 0 है बेटा, ओमेगा भी 0 है। तो अब इसी चीज को कैलकुलेट करते हैं कि अब जब यहाँ पे आता है तो उसमें ओमेगा कितना होगा। तो लगाएंगे क्या बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल रॉड का पोटेंशियल एनर्जी 0, ओमेगा 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। उसके बाद क्या किया, कितना डिसेंड किया इसका सेंटर ऑफ मास, L/4 डिस्टेंस, कितना डिसेंड किया भाई, L/4। तो क्या हो जाएगा, -mg/L/4। और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई होगी, जैसे ही आया तो यहाँ पे mg कुछ टॉर्क लगाया और टॉर्क की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी बेटा। और ये काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ी, हाफ आई कितना होगा, mL²/3 ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे बेटा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, m से m कट जाएगा बेटा, एक l से एक l कट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर एक क्या हो जाएगा, 6g/4l। और यहाँ से दो दो काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3g/2l, यानी ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, √3g/,
एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, हमें ओमेगा ही फाइंड करना था, ओमेगा की वैल्यू कितना आ जाएगी 3G/2L, कैलकुलेट कर लिए बेटा। अब बात करते हैं इसके रिएक्शन फोर्सेस की। सपोज करो अगर ये रॉड कैसे हो गया बेटा, पहले रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टल था और ऐसे रॉड हो गया और यहाँ पे हिंज है, तो अब हम क्या करें कि ये जो सेंटर ऑफ मास है बेटा, इसका मान लेते हैं पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास यही है, तो यहाँ पे कितना mg नीचे जाएगा, और ये अगर ऊपर 30 था, ये कितना है 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा mg/2, और ये कितना हो जाएगा mg√3/2। अब रिएक्शन फोर्सेस की बात करें बेटा, रिएक्शन फोर्सेस इस पे कैसे लगेंगे, ठीक है। तो एक फोर्स क्या किस डायरेक्शन में ले ले बेटा, इस रॉड के, इसको मान लेते हैं R1, और एक इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं R2। ऐसा क्यों लिए बेटा, अगर ऐसे लेते तो क्या दिक्कत था, इसको अगर हम लोग R1 मान लेते, इसको R2 मान लेते, तो अगर जब बेटा हम लोग x और y एक्सिस में लेते तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इस फिर फोर्सेस को क्या करना पड़ता, दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर और यानी दोनों एक्सिस के अलोंग इन फोर्सेस को तोड़ना पड़ता। लेकिन यहाँ जब हम इंक्लाइन प्लेन में ले लिए बेटा, तो इन फोर्सेस को हमें तोड़ना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फायदा मिलेगा। अब देखते हैं अगर R1 अगर ये बेटा यहाँ पे है, अब mg नीचे लग रहा है, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में होगा। हमारा ओमेगा भी क्या करेगा बेटा, इसी डायरेक्शन में होगा, और ये अल्फा भी हमारा इसी डायरेक्शन में, ओमेगा अल्फा से बढ़ेगा, ठीक है। तो ओमेगा तो हमें पता चल गया, अब अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टॉर्क यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, वो परपेंडिकुलर यहाँ पे L/2 डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे क्या टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा mg√3/2 मल्टीप्लाई बाई L/2, ये टॉर्क हो गया। और एक किसके बराबर है, आई अल्फा, आई कितना है बेटा mL²/3 और अल्फा। यहाँ से टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से अल्फा हमें मिल जाएगा, कितना आएगा अल्फा, m से m कट जाएगा बेटा, और यहाँ से देखो एक L से एक L कट गया, कितना हो गया अल्फा इक्वल टू 3√3g, L नीचे आएगा, कितना हो गया बेटा 4L। यहाँ पे हमें क्या मिल गया बेटा, यहाँ पे हमें अल्फा मिल गया। अल्फा मिलते ही हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, ये टेंडेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है इस डायरेक्शन में तो आराम से कर लेंगे बेटा। और ये कितना आ जाएगा AT, AT किसके बराबर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, इसी डायरेक्शन में हमें AT मिल जाएगा बेटा, और AT किसके बराबर है अल्फा R, तो अल्फा कितना है 3√3g/4L मल्टीप्लाई बाई R, कितना है L/2, यहाँ से L से L कट जाएगा, AT इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 3√3g/8। और यहाँ से क्या, अगर हमें ओमेगा पता है बेटा, तो हम क्या AC भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या A रेडियल कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके बराबर होता है ω²R। ओमेगा कितना है, ओमेगा है 3g/2L, स्क्वायर कर दिए तो इतना हो गया ω², और R कितना है बेटा, R है L/2, तो यहाँ से L से L कट जाएगा बेटा, और कितना आ जाएगा 3g/4, तो A रेडियल आ गया 3g/4।
अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा हम लोग आराम से लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन पहले हम लोग r1 फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो r1 फाइंड करोगे तो यहाँ पे चूंकि सेंटर ऑफ मास इसी रेडियल एक्सेलरेशन हमारा इसी डायरेक्शन में है AR, यानी हमारा सेंटर ऑफ मास जब इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है बेटा तो r1 बड़ा होगा किससे, mg/2 से। और एक किसके बराबर होगा, नेट फोर्स मास टाइम एक्सेलरेशन, मास m है, रेडियल एक्सेलरेशन कितना है 3g/4। यहां से r1 कैलकुलेट कर लोगे बेटा, r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 mg प्लस 1/2 mg। r1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर 5 हो जाएगा बेटा, A2 से मल्टीप्लाई किए तो 5 mg/4। r1 पता चल गया बेटा। अब r2 हम कैसे निकालेंगे, R2 बेटा ये है, और बट क्या है कि हमारा सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है तो क्या हो जाएगा mg/√3/2 माइनस R2, और किसके बराबर होगा बेटा, मास टाइम एक्सेलरेशन, मास कितना है m, और टेंडेंशियल एक्सेलरेशन कितना है 3√3g/8। यहां से R2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2 mg, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा 4/8, और ये क्या हो जाएगा माइनस, अगर इस माइनस 3√3/8/g mg। इसमें से इसको घटाया तो बेटा R2 किसके बराबर हो गया √3/8 mg। R1 R2 बेटा हमें पता चल गया। तो अगर नेट फोर्स को कैलकुलेशन करना है, नेट रिएक्शन फोर्स R नेट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, R नेट होगा R1 स्क्वायर प्लस R2। अब यहाँ पे देखे बेटा कि हमारा अगर हम लोग ऐसे लेते अपना रिएक्शन फोर्स, अगर इसको R1 लेते इसको R2 लेते तो भी रिजल्टेंट कैलकुलेट करते बेटा, इसको R1 लेते इसको क्या लेते R2, तो हमारा रिजल्टेंट यही डायरेक्शन होता। अगर यहाँ पे R1 R2 अगर हमें पता है बेटा तो भी इसके बीच में ही रिजल्टेंट होगा। तो फोर्सेस सेम आएंगे, किसी भी रिएक्शन फोर्स किसी भी डायरेक्शन में ले, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा फोर्सेस क्या आएंगे, आंसर तुम्हारा हमेशा करेक्ट आएगा। अब दूसरा बात कर रहा है कि नेट फोर्स, अगर यहीं पे क्या बेटा इस रॉड के इंड में अगर हम लोग dm मास कैलकुलेट कर ले, dm मास ले लेते तो इस पे नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है कि कितना नेट फोर्स dm मास पे लगेगा। तो यहाँ पे अगर रॉड हमारा ऐसे 30 डिग्री पे था बेटा, ऐसे 30 डिग्री पे था, और यहाँ पे अगर मास हम लोग ले लिए dm, तो पहले क्या, और ये लेंथ कितना है L है, और यहीं पे हिंज था। तो अब इस मास पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F नेट इक्वल टू क्या होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन। ठीक, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले इस बॉडी का तो हमें क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए पहले इस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन रेडियल क्या होता है ओमेगा स्क्वायर R,
ओमेगा तो सेम ही है। ओमेगा कितना आया था? ओमेगा आया था √G3G/2L। कितना आया था? 3G/2L अंडर रूट आर, और यल यहाँ पे है, आर की वैल्यू यल है तो यल से यल कट जाएगा बेटा, कितना आ गया? 3G/2। अगर टेंडेंशियल की बात करें, ए टेंडेंशियल, तो क्या होता है? आर अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? अल्फा की वैल्यू आई है 3√3G, 3√3G/4L इंटू एल। एक एल से एक एल कट गया, और यहाँ पे ए टी कितना आ गया बेटा? टेंडेंशियल एक्सेलरेशन 3√3G/4, यही आया 3√3G/4। तो एफ नेट जो डीएम मास पे लग रहा है, तो बेटा डीएम मास टाइम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? दोनों का रिजल्टेंट, यानी 3G/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/4, और एफ नेट कैलकुलेट करना है बेटा, तो कितना आ जाएगा? डीएम अंडर रूट, जी को बाहर ले सकते हैं, जी को बाहर ले लिए, और यहाँ पे क्या आ गया? 9/4 प्लस 9 और 3 27। ये टेंडेंशियल कितना आया है? ट्वेंटी 7/16, यही हो जाएगा बेटा आंसर। एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हमारा कैलकुलेशन अगर सही है तो आंसर भी सही होगा, कैलकुलेशन अगर सही है तो आंसर भी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया बेटा। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? एक मास, दो मास थे बेटा, एक था एम, दोनों मास एम था, और दोनों क्या कर रहा है? रॉड आर रिजिड एंड मासलेस। ये जो रॉड है बेटा, ये क्या है? एल लेंथ का है, पर ये मासलेस है, इनकी कोई मास नहीं है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी पूछा जा रहा है। ये वाली वेलोसिटी बताना है कि जब रॉड क्या हो जाए? अपना हॉरिजेंटल हो जाए, और उसी कंडीशन में फोर्सेस, रिएक्शन फोर्सेस को भी कैलकुलेट करना है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पे बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। समझो अगर ये एल लेंथ था, ये भी क्या है, और ये मास एम यहीं पे हिंज है, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है किस एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा से। हमसे ओमेगा पूछा जा रहा है कि जब ये रॉड हॉरिजेंटल हो जाए। हॉरिजेंटल का क्या मतलब है बेटा? रॉड कैसा हो जाना चाहिए? रॉड ऐसे हो जाना चाहिए जहाँ ए एम है, ठीक है। तो हम लोग को ए ओमेगा काउंट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अब यहाँ पे अगर इसी को मान लेते हैं बेटा, इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर यहाँ ओमेगा से चला तो रोटेट करते करते यहाँ जाके मैक्सिमम ओमेगा भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे ओमेगा भी क्या है? 0 है। यहाँ पे बेटा पहले हम लोग क्या, इस पूरे मास का क्या निकाल लेते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस एक्सिस निकाल लेते हैं। आई कितना हो जाएगा बेटा? इस मास का करें तो एम एल स्क्वायर प्लस एम 2L स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा? आई हो जाएगा 5
ml²। इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं, फिर अब मोमेंट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे बेटा। तो यहाँ पे पूरे अगर बात करें कि दोनों मास का काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो यहीं पे मान लिया। अगर कोई यहाँ पे जीरो मानेगा तो उसका आंसर नहीं आएगा। अगर कोई यहाँ पे जीरो माने पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या उसका आंसर नहीं आएगा बेटा? तब भी सही आएगा, तब भी सही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। अब देखो यहाँ पे जीरो मान लिए, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस वाले ब्लॉक की बात करें तो mgl, और इस वाले की बात करें तो mg2l। अगर पूरे सिस्टम का एक ही बार मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी लिखे बेटा, पूरे ब्लॉक का अगर एक ही बार में काइनेटिक एनर्जी लिखे तो कितना हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाफ आई ओमेगा आई कितना है? 5ml² ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं बेटा, ये क्या हो जाएगा? 3mgl इक्वल टू 5/2 ml² ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से l² से एक l कट जाएगा, m से m कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 6/5 अंडर रूट किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा। तो बेटा एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक कितना, ये पूरे सिस्टम का एंगुलर स्पीड कितना, वेलोसिटी कितना होना चाहिए? ओमेगा इक्वल टू 6 होना चाहिए। ठीक है, तभी ये हॉरिजॉन्टल पहुंच पाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, अगर ये हमारा, अब यहाँ पे अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है इस सिस्टम की रिएक्शन फोर्सेस के बारे में। तो एक रिएक्शन फोर्स इधर ले लेते हैं R1 और एक R2, जैसा पहले क्वेश्चन में लिए थे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को चाहिए पहले इस पूरे सिस्टम का टॉर्क कैलकुलेट कर ले बेटा। अगर मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो यहीं पे हम लोग क्या करें, एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो है, पर यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? टॉर्क, क्योंकि सिस्टम यहीं से गिरना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर पूरे मास को यहीं पे कंजर्व कर लिया जाए तो एक मास कितना हो जाएगा बेटा? 2m। ठीक, तो यहाँ पे टॉर्क लिखते हैं बेटा, टॉर्क किसके बराबर होगा? 2mg मास, और ये डिस्टेंस कितना है बेटा? 3l/2 है। और ये किसके बराबर होगा बेटा? यही होगा आई अल्फा के बराबर। आई हमारा कितना है? आई 5ml² अल्फा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखो एक l से एक l कट जाएगा बेटा, m से m कट जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? ये 2 ऊपर जाएगा, 4g ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया बेटा? 3g/5l अल्फा मिल गया। जैसे ही अल्फा मिल गया बेटा, तो अब यहाँ पे हम लोग टेंडेंशियल एक्सेलरेशन हमारा किस अल्फा इसी डायरेक्शन में, तो हमारा टेंडेंशियल AT भी किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में। और ये किसके बराबर होगा? AT बराबर क्या होगा? टेंडेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा r। अल्फा कितना है बेटा? 3g/5l 3g/5l। और ये किसके बराबर है बेटा?
3 और आर कितना है, आर है 3L/2, एल से एल कट जाएगा और ये कितना 80 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 9G/10। अब यहाँ पे हम लोग डायनेमिक इक्वेशन लिख सकते हैं बेटा। डायनेमिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब यहाँ चूंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ही नहीं, सेंट्रीपिटल जब एक्सेलरेशन नहीं है बेटा तो R1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो R1 किसके बराबर हो जाएगा, R1 देख लो, R1 उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्सेस नहीं है, नेट फोर्स R1 इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, मास कितना है, मास टोटल मास माने तो 2m है, 0, यानी R1 कितना हो जाएगा बेटा, 0 न्यूटन। R1 0 हो गया तो यहाँ पे R2, यहाँ पे देखो R2 कितना हो जाएगा, चूंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट है, सेंटर ऑफ मास वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2mg माइनस R2 इक्वल टू सेंटर ऑफ मास 2m मल्टीप्लाई बाई 80 कितना है 9G/10। यहाँ से कट के 5 हो जाएगा बेटा, तो R2 इक्वल टू कितना हो गया, R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2mg माइनस 9/5 G/mg। यहाँ से घटाने पे हमें क्या मिल जाएगा बेटा, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटा के देखो, R2 इक्वल टू 1091/5 या फिर लिख सकते हैं mg/5। अब यहाँ दोनों R1 R2 पता हो गया बेटा, पर R1 0 है तो ये R2 ही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, तो यानी जो नेट फोर्स अप्लाइड बाई हिंज सपोर्ट होगा वो कितना होगा बेटा, mg/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में दूसरा पार्ट पूछा है बेटा, इसी में दूसरा पार्ट पूछा गया है, व्हेन द रॉड 60 डिग्री पे रोटेट करे, यानी उस समय ओमेगा बताना है जब ये रॉड कितना रोटेट कर जाए। हमारा इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ था, देखते हैं, यहाँ पे हिंज सपोर्ट था, AM था, AL लेंथ था, ABL था, करा कि अब ये कितना पे आ जाए बेटा, ये मासेस कितने पे आ जाए, 60 डिग्री पे AM है, AM और एंगल कितना है 60 डिग्री पे, तो हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम ओमेगा बताओ कि ये 60 डिग्री तक रोटेट करे, तो वहीं पे मान लेंगे, मान लो सपोज करो यहीं पे मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे 0 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 मान लेंगे तो ये 60 डिग्री है बेटा, AL है, ए वाली लेंथ कितनी हो जाएगी L/2, और ये 2L था तो ए वाली लेंथ कितना हो जाएगी हॉरिजॉन्टल से L। तो आराम से लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, अब यहाँ पे जाने पे ओमेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा 0 होगा बेटा, तो यहाँ पे माने तो ये क्या हो जाएगा माइनस mgl माइनस mg2l प्लस हाफ आई ओमेगा, आई कितना है बेटा, आई है 5ml² ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी
माइनस हाफ mgl और माइनस mgl। यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट करो बेटा। इसको मान लिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लिए, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दिए बेटा। तो पहले देखो mgl से mgl पूरा कट जाएगा, और उस ये 2 mgl है और ये हाफ mgl है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, घटाओगे तो 2 में से हाफ घटेगा तो 3/2 mgl इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, हाफ, या इसको लिख लेते हैं 5/2 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। m से m कट जाएगा, एक l से एक l कट गया बेटा, यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3g/5l। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा हमें पता चल गया। अब हमें पता करना है रिएक्शन फोर्सेस। सपोज करो ठीक है बेटा। अब हमें ओमेगा पता चल गया। अब सपोज करो अगर ये रॉड ऐसे है, m इसी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है बेटा, यहाँ पे अगर मान लेते हैं बेटा, पहले अगर रॉड ऐसे हो गया, थोड़ा सा ही ज्यादा, ये यहाँ पे m था, ये भी m था, l l, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर बेटा हिंज है, तो यहीं पे क्या मान लेंगे हम लोग, दोनों रिएक्शन यहीं पे शो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। R1 ऐसे दिखा देते हैं, R2 इसी के परपेंडिकुलर। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पूरे सिस्टम का इसी पॉइंट के अलोंग क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। अब यहाँ पे टॉर्क का मतलब क्या हुआ कि अगर ये m पहले, या तो दोनों को सेंटर ऑफ मास पे मान लो, दोनों को 2m यहीं पे मान लेते हैं, यही सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे कितना लगा 2m 2mg, और ये 60 डिग्री है तो क्या हो जाएगा 2mg/2। ये यहाँ से 60 डिग्री तो cos 60, ठीक सही है। और ये कितना हो जाएगा sin 60, sin 60 क्या हो जाएगा 2mg√3/2। ठीक है। अब इस फोर्सेस का टार्क देखे बेटा, इसका तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टार्क कितना हो जाएगा mg 2mg√3/2 मल्टीप्लाई बाई ये लेंथ सेंटर ऑफ मास से इसका लेंथ 3l/2 है बेटा, 3l/2। ये टार्क हो गया। और ये किसके बराबर है, आई अल्फा। आई कितना है बेटा 5ml स्क्वायर अल्फा।
यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। एम से एम को काट दो, एक एल से एक एल कट जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो गया बेटा? हाँ, 3√3 जी, 3√3 जी अपॉन हाफ 10, ये किसके बराबर हो गया? अल्फा यहाँ से आ गया बेटा। जैसे ही अल्फा आ गया तो इस डायरेक्शन में हमें टेंडेंशियल एक्सीलरेशन मिल जाएगा। टेंडेंशियल एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बेटा? आर अल्फा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर अल्फा आर। तो अल्फा कितना है? 3√3 जी/10 मल्टीप्लाई बाई आर कितना है बेटा? 3L/2 है, 3L/2। ए टेंडेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9√3/20। एक एल यहाँ छूट गया था, एल से एल कट जाएगा। ये टेंडेंशियल एक्सीलरेशन आ गया बेटा। तो अब यहाँ पे ओमेगा 0 है, ओमेगा 0 है, तो यहाँ पे रेडियल ए आर क्या हो जाएगा? ए आर हमेशा 0 होगा, ए टी की कुछ वैल्यू आएगी। तो अब इक्वेशन लिखते हैं बेटा। R1 की बात करें तो R1 माइनस mg2, mg2 इक्वल टू क्या है? मास कितना है? 2m, एक्सीलरेशन ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन 0। तो यानी R1 कितना आ गया बेटा? mg/2, mg/2 आ गया बेटा R1। R2 कैसे कैलकुलेट करोगे? अब चूंकि एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है बेटा, तो R इस डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा? 2mg√3/2। क्यों लिखे? यहाँ पे देखो फोर्स इस डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी है, तो ये फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा, तो R2 की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास टाइम एक्सीलरेशन 2m मल्टीप्लाई बाई एक्सीलरेशन कितना है? 80, 9√3/20। 2 से काटोगे तो ये 10 आ जाएगा। अब देखो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 इक्वल टू 2, यहाँ से 2 से 2 काट देंगे तो क्या हो जाएगा? √3mg माइनस 9√3/10 mg। यहाँ पे घटाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 हो गया, तो ये क्या हो गया? √3/10 mg/2। अब रिजल्टेंट फोर्स लगाना, रिजल्टेंट हमें फाइंड करना होगा बेटा कि इसके बीच में होगा रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट किसके बराबर होगा बेटा? नेट रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? R1² प्लस R2 का स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा? नेट रिजल्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं नेट आर नेट रिएक्शन फोर्स नेट या टोटल रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अगर बेटा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगा तो हमारा आंसर क्या है? सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या था? ए वाला था।
यहाँ पे क्या था, बॉडी हिंज है, यहाँ पे हिंज है और L/2 पे, और ये लेंथ लेंथ पूरा तो L ही दिया हुआ है। और जैसे ही रिलीज किया जाता है बेटा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस इधर का मास ज्यादा है तो ऐसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा इसका। तो कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी बताओ जब ये कितना रोटेट कर जाए बेटा, 30 डिग्री, एंड हिंज सपोर्ट, उसी पॉइंट पे हमें हिंज सपोर्ट भी फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो लेते हैं क्वेश्चन, समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था, एक रॉड था, यहाँ पे पॉइंट है L/4 पे हिंज है, और ये क्या है, 3L/4 है। मास ऑफ द रॉड कितना है, मास कितना ले लिए बेटा। अब कह रहा है कि जब ये रॉड यहां से कितना डिग्री पे, यहां से ऐसे 30 डिग्री पे, यहां से कितना रोटेट कर जाए बेटा, 30 डिग्री पे, तब हमें फाइंड करना है कि ये इस रॉड का ओमेगा कितना है। ठीक है, इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखते हैं, पहले ये रॉड होगा तो बेटा यहाँ पे अगर ये पूरा यल था, ये यहाँ पे मान लेते हैं कि ये दूरी क्या है, ये दूरी मान लो इस रॉड का क्या है, सेंटर ऑफ मास है, यानी ये 2, ये दूरी L/2 होगी। अगर ये दूरी यहाँ से यहाँ, ये दूरी कितनी है, L/4 है बेटा। अगर ये L/4 है, ये 30 है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, L/8 हो जाएगी। ठीक है, तो अब मान लो यहीं यहीं पे इस लेवल पे मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। ठीक है, पहले इस पूरे रॉड का क्या निकाल लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें। पूरे रॉड का क्या कैलकुलेट कर लें बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले इस पूरे रॉड का अगर आई कैलकुलेट करना है बेटा, तो आई किसके बराबर होगा, पहले सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग निकालेंगे पूरे लेंथ का, mL²/12, और वहां से L/4 का स्क्वायर, ये पूरा हमारा क्या होगा, आई होगा। और एक वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा, mL²/12 प्लस mL²/16, एलसीएम ले लिए 48 1248, यानी 4mL² प्लस 3mL², तो कितना हो जाएगा बेटा, यहां से अगर कैलकुलेट करके आई निकाले बेटा, तो कितना हो गया, आई इक्वल टू आ गया 7/48 mL²। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा देते हैं बेटा। जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हुआ, तो अगर उस कंडीशन में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, और यहाँ से अगर नीचे आते हैं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितना हो जाएगा, mg/L/8, mg/L/8 हो जाएगा बेटा, माइनस और प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, हाफ आई ω², हाफ आई कितना है बेटा, आई है 7/48 mL², हाफ आई ω²। ठीक है, ये हो गया बेटा। यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये क्या हो गया 1/8 mgl इक्वल टू हाफ 48 96 हो गया 7/96 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m से m को काट दिए l से एक l कट जाएगा 96 96/8 × 7 GL ये ओमेगा होगा। इसको कैलकुलेट 8 1 जा 8 8 2 जा 12 यानी 12/7 GL अंदर रूट। अब बेटा हमें ओमेगा पता चल गया, लेकिन अब हमें क्या इस पॉइंट पे हमें रिएक्शन फोर्सेस चाहिए। तो एक रिएक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, रिएक्शन फोर्सेस दिखा रहे हैं बेटा यहाँ पे इस डायरेक्शन में R1 ले लेते हैं और इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में R2 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ए रॉड जो है कि ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो अल्फा भी इधर ही होगा, मतलब अल्फा से इसी डायरेक्शन में अल्फा भी होगा, ओमेगा है तो अल्फा भी होगा। और यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, पहले हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ पे इस पूरे रॉड का इस पॉइंट के अलोंग अगर टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो बेटा कितना होगा टॉर्क। फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कितना लग रहा है mg, तो इधर क्या हो जाएगा mg/2, इधर कितना हो जाएगा mg√3/2। तो टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा, टाउ हो जाएगा mg√3/2 मल्टीप्लाई बाई कितना है ये डिस्टेंस कितना है, इसी डिस्टेंस पर लग रहा है L/4। और ये किसके बराबर होगा I कितना है बेटा 7/48 ml स्क्वायर। और अल्फा, यहाँ से हम लोग अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m से m काट देंगे, एक l से एक l कट गया। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखेंगे, हाँ 48/2 × 4 × 7 × √3 ऊपर g है नीचे l, यही होगा बेटा। अब 4 1 जा 4 4 2 जा 12, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 12√3 डिवाइड बाई 14 g/l। अब अल्फा आ गया बेटा, तो AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AT अल्फा r, अल्फा कितना है AT किसके बराबर होगा अल्फा r, अल्फा कितना है 12√3 14 g/l मल्टीप्लाई बाई r कितना है, r कितना था L/4। एक l से एक l कट गया, एक कितना हो गया बेटा 3, तो AT इक्वल टू कितना हो गया 3√3 14 g। अब हमें AT पता चल गया बेटा। अब रॉड हमारा कैसा था, ऐसे था, यहाँ पे हिंज है,
कुछ रॉड ऐसा ही था। अब यहाँ पे हिंज था, यहाँ पे क्या था इसका सेंटर ऑफ मास था, और यही किससे जा रहा था, ओमेगा से जा रहा था। तो यहाँ पे एटी हमें पता चल गया। टेंडेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, टेंडेंशियल एक्सेलरेशन है 3√3 G/14। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ए होता है ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा। ओमेगा कितना हम लोग कैलकुलेट किए बेटा, 12G/7L, 12G/7L इंटू L/4। यहाँ से L कट गया, ये 3 हो गया, तो ये कितना हो गया बेटा 3G/7, यही था ना 12G/7L। ठीक है, 3G/7 हो गया बेटा। अब यहाँ पे हम लोग फोर्सेस देखते हैं। जैसे एक हमारा रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में था, एक इस डायरेक्शन ए आर1 था, ए आर2 था। इक्वेशन लिखते हैं बेटा डायनेमिक्स के इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे mg कितना था, mg/2। तो m एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो r ज़्यादा होगा, तो r1 माइनस mg/2 इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, मास m है, एक्सेलरेशन कितना है 3G/7। यहाँ से r1 कैलकुलेट हो जाएगा, r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/7 mg प्लस mg/2। यहाँ पे अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाए 7 से तो 14। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लिए 14, और ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 7, यहाँ पे mg 6 7 13/14 mg। यहाँ से R1 पता चल गया बेटा, R1 कितना है, R1 इक्वल टू है 13/14 mg। R2 कैसे कैलकुलेट करोगे, तो R2 कैलकुलेट करने के लिए इधर का है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ए वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ए मास कितना था बेटा mg√3/2, mg√3/2 माइनस R2, और ये किसके बराबर होगा, मास टाइम एक्सेलरेशन, मास m है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है बेटा, टेंडेंशियल एक्सेलरेशन 3√3/14 g। यहाँ से R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा mg√3/2 mg माइनस 3√3/14 mg। mg कॉमन ले लेते हैं, इस वैल्यू को घटाओ, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो बेटा ये कितना हो गया, R2 इक्वल टू कितना हो गया 7, तो 7 माइनस 3√3/14, और रिजल्टेंट, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की बात करो तो रिजल्टेंट इसी के बीच में जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, रिजल्टेंट रिएक्शन क्या हो जाएगा √R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लोगे, ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अब बेटा बात किया जाता है कि अगर कोई कहे कि कोई सिलेंडर है, सिलेंडर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, यानी ये जो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है बेटा, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। और कोई ये कहे कि डिस्क अपने एक्सिस के एलांग रोटेट कर रहा है बेटा, तो अगर ये डिस्क है, अगर अपने एक्सिस के एलांग रोटेट कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसी के एलांग रोटेट कर रहा है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर बोला जाए कि अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, यानी उसके परपेंडिकुलर एक्सिस को ही बाय डिफॉल्ट हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है बेटा जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। क्वेश्चन लिख लेंगे, ए सिलेंडर is rotating with omega angular velocity। ठीक है, अगर एक सिलेंडर है बेटा जो अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, देन द सिलेंडर is kept in a corner so in the figure। ठीक है, फिगर कैसा है बेटा, सो इन द फिगर, यहाँ पर दिया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ईच contact surface is mu। Then find number of term completed by cylinder। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है कि एक सिलेंडर है बेटा, ये सिलेंडर है, ये अपने एक्सिस के अबाउट बेटा ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। तब उसको क्या किया गया है, एक कार्नर पे, कैसा कार्नर है, यहाँ पे एक कंटेक्ट है, इस कार्नर पे रखा गया बेटा, और एक कैसा ऐसा कार्नर है, सॉलिड कार्नर है। अगर यहाँ पे अगर रोटेट कर रहा था एंगुलर वेलोसिटी से बेटा, अब इसको उठा के इस कार्नर पे रख दिया गया, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी फ्रिक्शन म्यू है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन म्यू है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो सिलेंडर है ये इस पोजीशन में कितना टाइम ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ठीक है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ये क्वेश्चन इरोडो का है। ठीक, समझते हैं, समझो अगर ये हमारा कार्नर था और यहीं पे ये सिलेंडर रखा गया है, और ये एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस,
हॉरिजॉन्टल एक्सिस है बेटा, और ये पूरा ऐसे है, और इसी एक्सिस के लॉन्ग ऐसे ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे समझना बेटा, इस सिलेंडर का मास mg नीचे की तरफ कम करेगा, ठीक है, और यहीं पे एक रिएक्शन फोर्स R ले कि N ले, R1 ले लेते हैं बेटा, R1। अब यहाँ पे क्या करेगा बेटा, इस R1 के वजह से यहाँ पे एक फ्रिक्शन, यहाँ पे ऐसे रोटेट कर, ऐसे वेलोसिटी है बेटा, तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन इधर स्लिपिंग हो रही है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, और किसके बराबर होगा, म्यू R1 के। अब चूंकि एक फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगा, तो यहीं पे एक दूसरा फोर्स लगेगा बेटा, जो इस फोर्स को कैंसिल करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स कितना होगा, इसको मान लेते हैं R2, ठीक है। और इस R2 की वजह से यहाँ पे भी एक फ्रिक्शन लगेगा बेटा, और ये फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू R2, यही होगा। अब क्या करेंगे बेटा कि अब यहाँ पे टार्क कैलकुलेट करेंगे सारे फोर्सेस। यहाँ पे देखो, पहले हम लोग क्या कर लेंगे, टार्क कैलकुलेट कर लेंगे, और उससे क्या निकाल लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे, किस अल्फा से डीएक्सेलरेट हो रहा है बेटा। जैसे ही अल्फा निकाल लेंगे हम लोग, तो अल्फा निकालने के बाद एक कौन सा इक्वेशन, जैसे ए वाला लगा देंगे, म्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर, लास्ट में ओमेगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, 0 इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर -2 अल्फा थीटा। और जैसे ही थीटा यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो थीटा अपान 2 पाई लिख देंगे, और जो थीटा आएगा बेटा, थीटा अपान 2 पाई लिख देंगे, यहाँ से नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूरा होगा। यही हमारा स्कीम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक बार खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। सारे फ्री बॉडी डायग्राम दिख रहे हैं। अगर इस पॉइंट के अलोंग इस पूरे बॉडी का टार्क कैलकुलेट करो बेटा, तो ये तो ऐसे रोटेशन है, तो ऐसे टार्क क्या हो रहा है, डीएक्सेलरेट कर रहा है, यानी जो अल्फा जनरेट होगा बेटा, इस ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा होगा, ठीक है। पहले आई ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, mr²/2। तो यहाँ बेटा आई कैलकुलेट कर लिए, तो आई के बाद क्या कर लेंगे, पहले टार्क कैलकुलेट करेंगे। अब टार्क देखेंगे, टार्क इक्वल टू आई अल्फा लगाएंगे बेटा, टार्क इक्वल टू आई अल्फा का जब यूज करेंगे हम लोग, देखो कैसा इक्वेशन बनेगा। अब सारे फोर्सेस R2, R1 और mg क्या किए हैं, सेंटर पॉइंट से ही पास किए हैं, तो इसी के अलोंग हम लोग क्या लेना है, टार्क लेना है, तो ये सारे के टार्क 0 हो जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स बचेगा, तो म्यू R1 R प्लस म्यू R2 R, इस फोर्स का टार्क और इस फोर्स का टार्क, टोटल टार्क हो गया। और ये आई अल्फा, आई कितना है बेटा, mr²/2 अल्फा, यहाँ से एक आर से सारे आर काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, म्यू R1 प्लस म्यू R2 बराबर क्या हो जाएगा, mr2/अल्फा। एक हमारा इक्वेशन ये बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, अब यहाँ पे इन इक्वेशन की बात करें बेटा, यहाँ पे देखो जो R2 है बेटा, R2 किसके बराबर होगा, जो रिएक्शन फोर्स किसके वजह से आ रहा है, म्यू R1 के वजह से, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो म्यू R2 प्लस R1, म्यू किसके बराबर होगा बेटा, mg, जो नीचे फोर्सेस है ऊपर फोर्सेस है, ये सब तो इक्विलिब्रियम में ही है। तो अब यहाँ पे यहाँ पे R2 की वैल्यू दिख सकते हो बेटा, तो यहाँ पे R2 की वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू इसमें रखते हैं, R2 की वैल्यू यहाँ रखोगे, तो म्यू R1 प्लस
R1 इक्वल टू एम जी। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, R1 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, R1 कॉमन ले लिए तो म्यू स्क्वायर प्लस म्यू सॉरी यार, म्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एम जी म्यू स्क्वायर प्लस 1। R1 आ गया बेटा, जब R1 आ गया तो R2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, R1 यानी म्यू एम जी म्यू स्क्वायर प्लस 1। अब इन सारे वैल्यू को हम लोग इस वाले इक्वेशन, टार्क वाले इक्वेशन में रखेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, R1 तो ये म्यू R1 कितना है, एम जी, म्यू कॉमन ले लिए तो एम जी, R1 की वैल्यू रखो, एम जी म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस R2 म्यू एम जी म्यू स्क्वायर प्लस 1। और ये किसके बराबर है बेटा, एम आर बाई 2 अल्फा। एम से एम काट सकते हैं, काट दिए बेटा, और ये क्या हो गया, 2 म्यू आर टू म्यू डिवाइड बाई आर, और ये वैल्यू जोड़ लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, जी है, जी कॉमन ले लिए सब में, 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस म्यू, ये अल्फा हो गया बेटा। अब यहाँ से अल्फा मिलने के बाद हम लोग क्या यूज करने की बात किए थे बेटा, हम लोग यूज करने की बात किए थे 0 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। यहाँ से थीटा आ जाएगा तो यहाँ पे ओमेगा दिया था माइनस 2 अल्फा, 2 इंटू अल्फा कितना है, 2 म्यू जी बाई आर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 1, और एक थीटा हो गया। यहाँ से थीटा निकाल सकते हो बेटा, कितना आ जाएगा थीटा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा आर म्यू स्क्वायर प्लस 1 4 म्यू जी 1 प्लस म्यू, ये हो जाएगा थीटा बेटा। अब क्या बोले थे, नंबर ऑफ टर्म हमसे पूछा गया है, नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा बेटा, थीटा अपॉन 2 पाई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक टर्म छूट गया बेटा, जी नीचे है जी, ठीक है। तो ओमेगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा आर म्यू स्क्वायर प्लस 1 8 पाई म्यू जी 1 प्लस म्यू, यही पूछा गया था बेटा, ये इरोडो का क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि एक सिलेंडर था जो रोटेट कर रहा था ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और उसको क्या किए हम लोग एक कॉर्नर पे रख दिए हैं, सारे फ्रिक्शन वाले सरफेस है, और यहाँ से क्या किया गया है कि ये वैल्यू आई पहले कैलकुलेट किए, फिर टॉर्क कैलकुलेट किए, फिर वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लिए, फिर सिंपल इक्वेशन निकाल के इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए बेटा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखो मिस्टेक हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर
अब ये आंसर सही है। तो थैंक यू बेटा, आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा।